बात। अच्छा, हमेशा जो लोग ये समझते हैं कि इस्लाम और साइंस का आपस में क्लैश, एक बड़ा दिलचस्प खबर सामने आई। फतवा है भारतीय उलमा की जानिब से, वो कहते हैं जो फुल बॉडी स्कैनर है ये हराम है और ये नहीं कराना चाहिए जिस्म का। देखें, बात सुने, इन्हीं बातों ने बर्बाद किया है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आज सुपर पावर अमेरिका है। कोई मर्जी जितना मर्जी बक बक कर ले, इनको पता ही नहीं उसकी माइट क्या है, साइज क्या है वो आपको अच्छा लगे ना लगे, ठीक है। इससे पहले सुपर पावर कौन था? ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। उससे पहले कौन था सुपर पावर? मुसलमान। उनको एक फतवे ने बर्बाद किया था। क्या कह रहा हूं मैं? एक फतवे ने, और फैक्टर्स भी होंगे, लेकिन शेखुल इस्लाम के मुल्लाओं के एक फतवे ने मुसलमानों से उनके सुपर पावर होने का स्टेटस छीना। ये ज़हनियत मुजरिमों की है। ये कल तक कहते थे तस्वीर हराम, अब थोबड़े लेके टीवी पे भी बैठ जाते हैं, ठीक है। तस्वीर हराम है, डॉलर के ऊपर अमेरिकन प्रेसिडेंट की है, वो ठुसे हुए हैं जेब में, ठीक है, बोरियां भरी हुई हैं उनसे। लाउड स्पीकर हराम है। अब सबसे ज्यादा इन्होंने जिंदगी लोगों की अजीरें की हुई है, इनका छोड़ें आप। वो जो मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों से, मुसलमान सुपर पावर थे, उनका स्टेटस चना कैसे हुआ? क्या था? 1450 में जर्मनी में प्रिंटिंग प्रेस इजाद हुआ और वायरस की तरह यूरोप में फैल गया। ये बहुत बड़ा इनकलाब था हुसूले इल्म के हवाले से, ठीक है। टर्की में शेखुल इस्लाम मेरे सामने आ जाए तो मैं पता नहीं क्या करूं उसके साथ। उसने कहा यह गैर इस्लामी है, प्रिंटिंग प्रेस। उस जाहिल ने फतवा दिया। अब क्या हुआ? 250 साल प्रिंटिंग प्रेस बैंड रहा टर्की में। वेस्ट में नॉलेज फैलता चला गया। वो 240 साल आगे निकल गया वेस्ट। टर्की वहीं मुंजमद हो गया और नतीजतन फिर वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फैसला गलत हुआ, वो और कहानी है। लेकिन एक फतवे ने, ये जो कहते हैं ना साला एक मच्छर है ना इंडियन फिल्म का, एक फतवा। और मैं आपको बताऊं, ये साइंस और टेक्नोलॉजी, इसको रेजिस्ट करना, इनको बर्बाद करके गुजर जाएगी टेक्नोलॉजी। किधर रह गई है? कल की बात है ना, ज़ियाउल हक कहता था चुन्ना लो, दुपट्टा लो। अब किधर है न्यूज रीडर? किधर गए दुपट्टे? कैट वॉकें देख के मेरे जैसा बंदा बाद औक़ात एम्बैरेस फील करता है कि यार ये क्या हो रहा है। निकल गई ना बात हाथ से। अच्छा, अब देखो एक और बात, 1857 की, जिसे जंग आज़ादी कहते हैं हम। साइंस और टेक्नोलॉजी बड़ी भयानक चीज है। एक स्कूल ऑफ थॉट यह है कि अगर उस वक्त तक टेलीग्राफ इजाद ना हुआ होता तो 1857 में अंग्रेज यहां से भागने पे मजबूर हो जाता। लेकिन उधर मीरठ में वो गैंग अप हुए, उधर टेलीग्राफ ने इत्तला। फिर वो कहते हैं कि अगर थोड़ी देर पहले ये इजाद हो गई होती तो टाइटैनिक ना डूबता। और साइंस और टेक्नोलॉजी में प्यादों पे फतह पाई उन लोगों ने जिन्होंने पहली बार घोड़े को जंगी मशीन के तौर पे इस्तेमाल किया। फिर उन घोड़सवारों पे उन घोड़सवारों ने फतह पाई जिन्होंने सबसे पहले काठी और लगाम इजाद की, और वो जंगी मशीन की मनूवरबिलिटी। बाबर इब्राहिम लोदी से ज्यादा बहादुर नहीं था, ना राणा सांगा बाबर से कम बहादुर था। उसका वो अपनी जिंदगी में देवमालाई किरदार बन चुका था। इब्राहिम लोदी शेरों की तरह लड़ता हुआ मैदान में मरा। एज क्या था बाबर का? टेक्नोलॉजी, तोपखाना। सो ये जो फतवाबाजी है ना इस तरह की, ये वो क्या कहते हैं, ये स्कैन जो है ये गैर इस्लामी, इनकी हैसियत क्या है? ये तो कहते हैं किसी को खून देना भी हराम है और वो भी हराम है, वो भी हलाल है। जिंदगियां हराम इन्होंने कर दी हराम हलाल के चक्कर में। लेकिन छोड़ो, टेक्नोलॉजी का ये कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा हसन साहब, यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं, और चूंकि आपने जंग आज़ादी की बात की, एक सवाल भी आया भगत सिंह के हवाले से। ब्रेक के बाद उसका जवाब लेंगे आपसे। देखते रहें मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हसन साहब, 23 मार्च गुजरी है और हर साल यही रूटीन है कि 23 मार्च को लोग कुछ इकट्ठे होते हैं यहाँ पर शादमान चौक पे और कहते हैं कि भगत सिंह जो है, और चूंकि उसको यहीं पे फांसी दी गई थी, पंजाब में ही वो पला बड़ा, यहाँ पे उसको हीरो के तौर पे रखना चाहिए। इस चौक का नाम भगत सिंह चौक रखें। इंडिया से भी ईमेल आई है, कहते हैं कि इंडियन पंजाब में बहुत बड़ा हीरो है, लेकिन जहाँ वो पैदा हुआ, जहाँ वो मरा, वहाँ उसको उसका ड्यू क्रेडिट क्यों नहीं दिया जाता? देखें, ये हमारे लालपुर का ये जो हमारा हीरो है, ये मेरा हमशहर, और मुझे तो इस पर बहुत फख्र है। और पिछले दिनों वो सिनेमा डिमोलिश हो गया, उसके पिछवाड़े में भगत सिंह के साथी रहते थे और इसका बड़ा टाइम वहाँ गुजरा है जहाँ मेरा बचपन गुजरा है। मैं तो उसको बहुत बड़ा हीरो मानता हूँ। और देखें, वो आदमी भी हमारा हीरो है जिसने यहाँ के मकामियों का कत्लेआम करने वाले बंदे को
इंग्लैंड जाके मारा, और जब उससे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है तो उसने कहा मोहम्मद राम सिंह। ये मैसेज था। इस खित्ते ने अगर तरक्की करनी है तो वो कौमें जो आपस में 100 साल की जंगें लड़ी जिन्होंने, हम तो 1000 साल इकट्ठे रहे, मिलजुल के सोचना होगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये जो हमारे इंडियन जो भाई हैं ये जिन्होंने ये कहा है, और जो लोकल हमारे जो दोस्त और भाई ये बात कर रहे हैं कि उस चौक का नाम भगत सिंह होना चाहिए, तो ये इसके लिए एक खास तरह का दिल, एक खास तरह का दिमाग, एक खास तरह का ज़मीर चाहिए। वो है, वो लल्लुओं पंजुओं के नाम पे चौक है यहाँ, ठीक है। तो इतना बड़ा वो आदमी, इसको एक जगह ग्लैमराइज किया, पता नहीं को प्ले था ये मूवी, तो मुझे अब याद नहीं, कि जब आखिरी मुलाकात पे भगत सिंह जवानी में मारा गया ना, तो माँ मिलने गई, वो रो रही थी, पता है आखिरी बार बेटे को देख रही हूँ, जरा तस्वर करो उस माँ का। तो वो इतना बेनियाज मौत से, वो माँ को कहता है कि बेबे तू तो इंज रो रही है जिਵੇਂ मैंने फाहे लाने लगे ने, तो अंदाजा ही नहीं उसको, ठीक है, इतनी बेनियाजी। तो डेफिनेटली हमारे तो हीरोज, देखो हमारा प्रॉब्लम ये है, हम सारा कुछ बाहर से, पीर फकीर भी बाहर से, तानसेन भी बाहर से, अमीर खुसरो भी बाहर, कोई लोकल हीरो है ही नहीं। हमारा अपनी मट्टी के साथ जुड़त नहीं है, कंफ्यूज्ड लोग हैं। लेकिन जिनका ये मुतालबा है उनको चाहिए खुद फटा लगा दें, और जो बाज़मीर होगा वो उसे कहेगा भगत सिंह चौक, मैं ऐसे भगत सिंह चौक लिखा करूंगा, मेरा जिसने जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। लेकिन हसन साहब जिस तरह की बातें करते हैं ना, डर लगता है गद्दार का टैग ना लग जाए, बड़े आसानी से दे दिया जाता है टैग। नहीं, इनके पल्ले ही कुछ नहीं है। देखो आपके पास अगर देने को, मेरे पास, मुझे देने के लिए आपके पास ना कोई दवा है ना कोई दुआ है, सिर्फ एक गाली है ना, तो दे लो भाई, हमें तो इसकी कोई परवाह नहीं। और ये भी नहीं जानते कि गद्दार तारीख में पैदा कैसे होते हैं, ये हमने ही ठेका नहीं लिया हुआ। कभी मीर जाफर और मीर सादिक का जो साइड ऑफ द स्टोरी है वो भी तो समझो, वो कहानी क्या थी, ये कितना बदतमीज था। इब्राहिम लोदी का भी जिक्र हो रहा था, उसके भाइयों ने, उसके कजन्स ने बाबर को इनवाइट किया था, वो बदतमीज था, वो लोगों की बेइज्जतियां करता था। इसी तरह सिराजुद्दौला का रवैया, उसके करीबी तरीन रिश्तेदार उसके खिलाफ हो गए, तो गद्दारी और चीज है। इसी तरह स्पेन में उसको कौन गया था, चूंकि वो स्पेन का जो बादशाह था बदसात बेगैरत, वो अपने उमरा की बेटियों को एक्सप्लॉइट करता था, फ्रेडरिक गालिबन उसका नाम था। और अब एक बहुत ही अहम अमीर की बेटी को जब उसने इस तरह अब्यूज किया, तो वो ही इनवाइटेड कि आओ हम अंदर से तुम्हारा साथ देंगे, इन मकरू और खबीस लोगों से, इन शैतानों से हमारी जान छुड़ाओ, जिनके हाथों हमारी बहू बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। सो गद्दार ऐਵੇਂ नहीं पैदा होते। जब कोई आदमी अपनी मट्टी के खिलाफ खड़ा होता है तो वो मट्टी के खिलाफ नहीं खड़ा होता, वो जो उस वक्त उसके नुमाइंदे होते हैं, उसके ठेकेदार बने हुए होते हैं, वो जिस तरह का सलूक करते हैं, वो उसके नतीजे में वो कहता है कि अब भाड़ में जाए को गैर ही आ जाए, अपनों के हाथों जलील होने से बेहतर है। अच्छा खैर, किस पर जिम्मेदारी डाली जाए? नहीं रहू, इसमें बुनियादी बात तो ये है कि वेस्ट को तो ब्लेम करना बुनियादी तौर पे एक शिकस्त खुरदार मस्क शुदा जहनीत का काम है। मैं कमज़ोर हूँ, आप ताकतवर हैं, तो मुझे अपनी कमज़ोरी पे कंसंट्रेट करना चाहिए, सो दैट यू कैन नॉट अब्यूज माई वीकनेस। एक बात। दूसरी बात यह है कि वेस्ट, ख़ास तौर पे अमेरिका की आप बात कर रहे हैं, ये तो वैसे जुमा 8 दिन की बात, आपकी तो सारी तारीख ही इस तरह, आपकी सारी तारीख एक दूसरे की गर्दनें काटने पर मुश्तमिल है। यहाँ मैं एक बात की वजाहत में अक्सर करता हूँ कि भाई जब तारीख को देखो तो बग़ैर तस्सुब के देखो। आप लोग अगर तारीख को मस्त करेंगे, तारीख का कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो आपको मस्त कर देगी। बग़ैर तस्सुब से देखने का नतीजा ये है कि आप दुरुस्त नताइज पे पहुँचेंगे और फिर शायद आप उसको रेक्टिफाई करने का भी सोच सकें। अगर आप अपनी कजी, अपनी कमज़ोरी, अपनी गलती, अपने जराइम, अपने गुनाह, अपनी हरकतें, अपनी परफॉर्मेंस ही नहीं मानने को तैयार, उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। आपकी टोटल हिस्ट्री, ये वेस्ट को गाली देना, वेस्ट को बुरा कहना, वो छोड़ें, वो तो हमारे राइवल्स हैं। मेरे और आपके दरमियान एक मुकाबला चल रहा है जो सदियों पर मुश्तमिल है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू डू एनीथिंग यू वांट। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। और फिर झूठ है ये बर्रे सगीर की तारीख उठा के देख लें, लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था,
बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। अमीर तैमूर ने किसको मारा? यलदरम को। फिर तो बनु उमैया, बनु अब्बास, ये आपके हाथ से स्पेन गया। और फिर ये अप्रोच भी गलत है, स्पेन चला गया। स्पेन आप अब्बा आपकी बरी में लेके आए थे, आप ताकतवर थे उस वक्त, आप एक्सपैंड कर रहे थे। आज वो ताकतवर हैं, वो एक्सपैंड कर रहे हैं। जब आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर, जब आप में सकत थी, दम था, जान थी, तो आप अपना वर्ल्ड ऑर्डर इंपोज कर रहे थे। आज वो कर रहे हैं। रोना किस बात का? उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें। हमारे पंजाबी में कहते हैं अपनी मंजी थले डांग फेरो, तो समझ आए। आपकी टोटल तारीख, यलदरम पूरे यूरोप को उसने आगे लगाया हुआ था। अमीर तैमूर साहब यहां से रवाना होते हैं, जाके उसका सत्यानाश कर देते हैं। मुगलों का दौर देख लें, कहते हैं जी अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल किया। किधर डिवाइड एंड रूल किया? अंग्रेज तो आया कोई जहांगीर के जमाने में गालिबन, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सर थॉमस रो वगैरह। उससे पहले जो आपस में एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, तकरीबन उस वक्त आया जिस वक्त बाबर आया, और अंग्रेज जहांगीर के दौर में तकरीबन उस वक्त। ठीक है, अच्छा, उससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे, शेरशाह उनके साथ लड़ गया। ये टोटल पावर प्ले है, सदियों से चल रहा है। मोहम्मद बिन कासिम को खाल में सी के बुश ने भेजा था। उबैदा बिन जराह के साथ क्या हुआ था? आपके जितने जनरल्स हैं जिसको आप इतना ग्लोरीफाई करते हैं, कभी अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके अंजाम क्या हुए थे? इन लोगों के साथ क्या किया आपने? करने वाले कौन थे? अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट। तो मुझे एक और बात बताएं आप लोग, ये यंगस्टर्स बैठे हैं, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ है? गद्दार आप में ही यहां क्यों पैदा होते रहे, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। जहां फर्द और रियासत का मुफाद इस तरह हो जाता है ना, वहां गद्दार पैदा नहीं होते। सर थॉमस रो ने जहांगीर ने वैसे उसके बेटे का उसने इलाज किया, वो ठीक हो गया। उसने इनाम के तौर पे कहा कि इसके बराबर, इसके वजन के बराबर, वो मोटा आदमी था, सोना तोल के इसको दो। उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे सोना नहीं चाहिए, मेरी कौम को अपने मुल्क के साथ ट्रेड करने की इजाजत दे दें। आपके पास ये वफा 2007 में नहीं है। आपके लीडर्स स्विस बैंकों के केस भुगत रहे हैं। कोई करप्शन किंग कहलाता है, कोई करप्शन क्वीन कहलाती है। आपके साथ, आपके पास अपनी बदनसीबी पे गौर करें, ये कमिटमेंट 2007 में नहीं है। जो गोरे के पास, चूंकि मैग्ना कार्टा के बाद उन्हें ये एहसास उनके अंदर जन्म लेने लगा था कि मेरा और मेरे मुल्क का, मेरी स्टेट का मुफाद। तो ये इस तरह की बात है। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे और पूछूं, क्योंकि बुनियादी तौर पे जिस तरफ हमें चलना है, हम आज की बात करें, माजी के सबक जो है उससे हमें सीखना चाहिए, लेकिन क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है, इस वक्त 3 मकतबे फिक्र के लोग हमारे पास मौजूद हैं, कोई एक चीज़ के ऊपर हम इत्तफाक कर लें, क्या ऐसी कोई सूरत हाल नज़र आती है कि बाहर को हम जो, क्योंकि देखें ना पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, सारी दुनिया में इस वक्त मलून और मतून जो है वो मुसलमान है, हरकतों की वजह से नहीं, लेकिन कोई फ्यूचर में कुछ सूरत नजर आती है कि शायद हम तालीम हासिल करें, हम इंसान की रऊफ साहब, जहां आज इंसान खड़ा है, इसमें आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है? आपसे मुराद मेरी, हम की, हम सब की 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। 56-57 इतने लगभग मुसलमान मुल्क हैं, एक में भी जमहूरियत नहीं है, डूब मरो। मैं सदियों से एक बड़ा दिमाग नहीं पैदा किया। इस मुल्क में एक बड़ा आदमी पैदा हुआ है, मैं इंटेलेक्चुअली बात कर रहा हूं। ये मुल्क है, सबका है। जना साहब के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पे हैं कि हिंदू अपनी जगह, फलां अपनी जगह, उसको आप जो भी लेबल लगाएं, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उसको उन्होंने ठुड्डे मार के इस मुल्क से बाहर निकाल दिया। सदियों से एक बड़ा आदमी आपने पैदा नहीं किया। औकात यह है कि एक एवरेज लेवल का, एक आम सतह का दानिश्वर बात करता है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये उसको सर पे बिठा लेते हैं और पूरी दुनिया डिबेट पे शुरू हो जाती है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन तो है ही नहीं, ये क्लैश ऑफ फेथ्स है। सिविलाइजेशन तो उनके पास है, आपके पास कौन सी सिविलाइजेशन है? बकरे में पानी इंजेक्ट करके उसका वजन बढ़ाने वाले, अपने बच्चों को नापाक, गंदा, गलीज दूध देने वाले, लाइफ सेविंग ड्रग्स में मिलावट करने वाले, जाली दवाइयां बनाने वाले, ला कानून
किसी मुल्क में ना आइन है, ना कानून है, ना आवाम की कोई इज्जत है, ना इज्जत नफ्स है। आप रोटी नहीं दे सकते, इज्जत तो दें, आप वो भी नहीं दे सके। कौन सी ऐसी चीज, मुझे इतने यहाँ बच्चे बैठे हैं, इतने माशाल्लाह इस मुल्क की क्रीम बैठी है, मुझे एक बात, मैं दावा कर रहा हूं इतना बड़ा, एक बात बताएं जिस पे आप फख्र से कह सके कि ये हमारे पास है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। ठीक जी, एक सेकेंड जी। पाकिस्तान में 3 तरह के मुसलमान अभी हैं। एक वो हैं जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जिनको यूरोप मतलब कहते हैं जी जो खुद कुछ हमला जो करते हैं, ठीक है। एक वो हैं जो लिबरल एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो कि मुशर्रफ, जो कि डांस पार्टीज, शराब सब कुछ साथ है और इस्लाम के नाम पे भी वो बोल रहा है। और एक हम लोग हैं, ठीक है। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप हमें बताएं हम किसको फॉलो करें, हम कौन से इस्लाम को लेके चलें। जी हसन साहब। असल बात यह है कि यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं। देखो, अगर तारीख ठीक है और अखलाकियात के वो पैमाने नहीं हैं जो यहाँ बयान किए गए हैं। ये बड़ी सानवी सी चीज़ें हैं जो यहाँ बड़े हीरोज बयान किए गए हैं ना पिछले 500 सालों में, उनमें एक आदमी भी ऐसा नहीं है जिनका बनी नौ इंसान नाम भी जानती हो, या जिसने कुछ कॉन्क्रीट जिसकी को कंट्रीब्यूशन हो। यहाँ बत्ती जल रही है ना, 1 मिनट बोले ना बीच में, मैंने आपकी बात में नहीं बोला। अल्लामा इकबाल को नहीं जानते आप? अल्लामा इकबाल दुनिया को नहीं जानते। क्यों नहीं? उसने एन मैरी शेमल में पीएचडी की है जर्मनी के अंदर, आपको पता ही नहीं किसी बात का। छोड़ें है पूरी कायनात, इंसान मुत्तफिक है, ठीक है। टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इन्वेंशन है, उस पर लोग मुत्तफिक हैं। वो हैं बनीनो इंसान के कॉमन हीरोज, दैट इज अच्छा। अगली बात यह है कि अगर वेस्ट आज 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों को रगेद रहा है तो अकल इस्तेमाल करें। यू आर रॉन्ग, आप कुछ भूल रहे हैं, आप रास्ता भटक गए हैं। अगर आपकी तारीख भी ठीक है, आपका अखलाक भी ठीक है, आप 1.5 अरब भी हैं और जूते भी खा रहे हैं, तो देयर इज समथिंग टेरिबली रॉन्ग। तो आप हमें ये बता दें कि हुक्मरान जो हैं वो किस तरह सही हो सकते हैं, क्योंकि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम। मेरा आपसे सवाल है हसन निसार साहब कि आपने कहा अभी मुसलमान के खिलाफ ही है, तो आप क्यों नहीं आवाज उठाते? आपने कहा है कि हमें गलत तौर पे लीड किया जा रहा है। बहुत बड़ी कॉलमिस्ट हैं आप। तलवार की जो कलम की जो क्या कहना चाहिए ताकत है वो तलवार से ज्यादा होती है, तो आप क्यों नहीं उसके खिलाफ आवाज उठाते? और मीडिया क्यों नहीं उठा रहा आवाज? आज का मीडिया तो बहुत स्ट्रांग है। ये मेरा ख्याल है यहाँ से आपको किसी ने बताया है कि मैं कॉलम निगार हूँ, और बड़ा कॉलम निगार तो पता नहीं क्या हूँ या नहीं। मैं तो लिखता ही ये कुछ हूँ, इसका मतलब है आप पढ़ते नहीं हो। मैं तो पिछले 12-14 साल से इसको इबादत समझ के लिख रहा हूँ कि मुसलमानों को पास्ट ग्लोरी, पिदरम सुल्तान बूद, खाता खत्म करके कुछ भी ना करो। ये जो है ना अपने आप को वी आर द बेस्ट, इसने मरवा दिया है अपनी कमजोरियों पे। जो ताकत है वो तो है ही। अगर आप में कोई अच्छाई है, हम में कोई अच्छाई है, उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं, वो तो है। असल बात यह है कि अपनी हम कमजोरियां ढूंढें, उनको आइडेंटिफाई करें, फिर अगले मरहले में सोचें कि इनको रेक्टिफाई कैसे करना है, ताकि इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद हमें उस जिल्लत और रुसवाई का सामना ना हो जो दुनिया में आज हमारा मुकद्दर बन चुकी है। दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग।